हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा में सल्तनत काल, जो 1206 से 1256 तक चला था। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किए हैं। 3 पार्ट में वीडियो बनी है, तीनों का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज सल्तनत काल को हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आया था गुलाम वंश। देखिए, हम थोड़ा पहले का रिवाइज करते हैं। हमने एक वीडियो बना ली थी चौहान वंश तक। हमने जो चौहान के वंश के अंतिम राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीतता है और वो अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है। हांसी पहुंचता है तो हांसी के जाटवा इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो मारा जाता है। फिर सेना पहुंचती है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी के गवर्नर होते हैं तेजपाल, जिससे किसकी गोरी की सेना भिड़ती है और गोरी के जनरल होते हैं इब्राहिम बारह हजारी। इब्राहिम बारह हजारी होते हैं, वो मारा जाता है और फिर सेना लेके आगे बढ़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक है वो तेजपाल को मार देता है। और इब्राहिम बारह हजारी के नाम की जो मस्जिद है वो हमारी रेवाड़ी में बनी भी हुई है। ठीक है भाई, ऐबक तेजपाल को मार देता है और सेना बढ़ती है आगे मेवात में। और मेवात में ऐबक का जो सामना करता है वो करता है हेमराज। कौन करता है भाई? मेवातियों का नेतृत्व करता है हेमराज, लेकिन वो भी हार जाता है और सेना पहुंच जाती है दिल्ली। और 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद जो ऐबक है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है और गद्दी पर बैठता है। तो 26 जून 1206 को भाई उसका राज्याभिषेक होता है और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। अलबख्श कहा जाता है ऐबक को, क्योंकि वह लाखों रुपए दान करता था। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद शुरू होता है हमारे हरियाणा में जनता का पहला विद्रोह। जनता द्वारा किया गया पहला विद्रोह 1210 में होता है। क्या होता है? ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन जो मुल्तान का एक गवर्नर होता है, कौन होता है भाई? कुआचा। जो कुआचा होता है ना, वो ऐबक का दामाद होता है। इल्तुतमिश होता है, वो भी दास भी होता है और दामाद भी होता है। कुआचा को ये सहन नहीं होता और वो विद्रोह कर देता है, और दोनों की लड़ाई का फायदा उठाते हैं हमारे हरियाणा के जाट और राजपूत। और वो क्या करते हैं? वो भी विद्रोह कर देते हैं भाई किसके खिलाफ? आराम शाह के खिलाफ। वो कर देना बंद कर देते हैं। इन सब का जो फायदा उठाता है वो उठाता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश तख्ता पलट कर देता है और आराम शाह की हत्या करके 1211 में गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? इल्तुतमिश। और स्थिति को भांपते हुए कुआचा है वो इल्तुतमिश के साथ मिल जाता है। वो जो इल्तुतमिश है वो लाहौर से राजधानी लेके आता है दिल्ली। और ये जो इल्तुतमिश था ये तुर्की था, जिस ये मुसलमान थे ये तुर्की थे, लेकिन इलबरी तुर्की था। कौन सा तुर्की था भाई? इलबरी तुर्क था ये। और जब ऐबक की मृत्यु हुई उस टाइम इल्तुतमिश था वो बदायूं का गवर्नर था। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच होता है, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। यल्दौज को बंदी बना लिया जाता है और बाद में मार दिया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए वो जान लेते हैं। इन्होंने एक तो इक्ता प्रणाली चलाई थी। क्या? उन्होंने प्रांतों को इक्तों में बांटा, और इक्तों को सिक में बांटा, और सिक्कों को किसने? गांव में बांटा। तो इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसने एक 40 सरदारों का गुट बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। तीसरा, इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। पूछा जाए शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले किस सुल्तान ने जारी किए, तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। इसने चांदी का टका और तांबे का जित्तल बनाया था। जित्तल बनाया था किसने भाई? इल्तुतमिश ने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश जिसे बगदाद के खलीफा ने वैधता दी थी। भाई तू सुल्तान है। किसने? बगदाद के खलीफा ने इसे वैधानिक स्वीकृति दी थी कि ये दिल्ली का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है भाई। और इन्होंने जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था ऐबक ने, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अप्रैल 1236 में भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बैठता है रुकनुद्दीन, लेकिन ये अयोग्य होता है। इसकी माता का जो भाई हस्तक्षेप रहता है, जिससे जो 40 सरदारों का गुट था, अमीर सरदार थे, वो रुकनुद्दीन को हटाते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं रजिया सुल्ताना को। कब? 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और पहली मुस्लिम शासिका होती है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्ताना।
ठीक है भई। लेकिन ये पर्दा प्रथा त्याग देती है, पुरुषों के कपड़े धारण करती है और दरबार में आती है, जिससे ये तुर्की मुसलमान फिर से खफ़ा हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो हरियाणा के जाट और राजपूत थे, वो इस चीज़ से खफ़ा हो जाते हैं। और य ती दूसरी बात क्या थी, ये तुर्की अमीरों की जगह जो बाकी मुसलमान थे, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देती है। याकूत नाम का एक हबशी था, जिसे अमीर-ए-आख़ुर बनाती है, यानी घोड़ों का सरदार बनाती है, जो उस टाइम में काफ़ी ऊँचा पद था। जिससे जो अमीर थे वो खफ़ा हो गए और वो रज़िया सुल्ताना को गद्दी से हटाते हैं और बिठाते किसे हैं? मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं। ये रज़िया सुल्ताना का भाई ही था, ठीक है? स्थिति को भाँपते हुए जो रज़िया सुल्ताना है, जो 40 सरदारों का गुट होता है, उसके एक सरदार अल्तुनिया से, जो बठिंडा और सरहिंद का सरदार होता है, उससे शादी कर लेती है और दोबारा गद्दी पर बैठने के प्रयास से कैथल का युद्ध होता है। किस-किस के बीच? अल्तुनिया और जो रज़िया सुल्ताना थी वो दोनों, और किसके विरुद्ध करते हैं ये? बहराम शाह के विरुद्ध युद्ध होता है। इन बहराम शाह है उसके साथ 40 सरदारों का गुट मिला भई हुआ था, जिसमें रज़िया सुल्ताना और अल्तुनिया है वो हार जाते हैं, लेकिन वो बचने में कामयाब हो जाते हैं। जाके कैथल के जंगलों में छुप जाते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर को युद्ध होता है और 14 अक्टूबर 1240 को भई डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और कैथल में भई जो रज़िया सुल्ताना है उसका मकबरा भी बना हुआ है। आगे देखते हैं, फिर भई जो हस्तक्षेप शुरू हो जाता है बलबन का। किसका हो जाता है? बलबन, क्योंकि बलबन था ना, वो 40 सरदारों के गुट में था। दूसरी बात, वो किसका? इल्तुतमिश का खरीदा हुआ वो था, दास था। बलबन इल्तुतमिश का खरीदा हुआ दास था और 40 सरदारों के गुट में था, और जो ये सब कुछ करवाया गया था उसमें कहीं न कहीं बलबन का भी हाथ था। अब मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 2 साल के लिए 1240 से 42 तक गद्दी पर रहता है और बलबन अपने षड्यंत्रों से इसे हटाता है और मसूद को गद्दी पर बिठाता है। 42 से 44 तक मसूद रहता है और फिर ये मसूद को भी हटाता है और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाता है। ये कौन था? ये बलबन का दामाद था। ये अपने दामाद को गद्दी पर बिठाता है और खुद बनता है अमीर-ए-हाजिब, यानी वज़ीर, या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री खुद बनता है। ये जब इल्तुतमिश वग़ैरह ये सब थे, उस टाइम में इसके पास कौन-सा इक़्ता था? हास्य का इक़्ता था भई। हास्य का इक़्तेदार था, कौन था? बलबन था, ठीक है? जब ये बनता है, नसरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेवातियों के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं। विद्रोह तो इल्तुतमिश के टाइम से ही चले हुए होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विद्रोह होते हैं वो नसरुद्दीन महमूद के टाइम में होते हैं। तो उन सबको कौन दबाता है? बलबन दबाता है, क्योंकि जो ये होता है ना, ये तो एक तरह से कठपुतली होता है, जो कुछ कर रहा होता है वो बलबन कर रहा होता है। तो 1248 में पहला विद्रोह होता है, जिसमें विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? मेव सरदार मलका करते हैं और नसरुद्दीन मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री होता है बलबन, वो उसकी जो गढ़ होता है हासी, क्योंकि वो हासी का इक़्तेदार था, हासी का गवर्नर था, तो उस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन बलबन है वो विद्रोह को दबा लेता है। फिर बाद में 1257 से 1260 में फिर से विद्रोह होता है और मलका ही इसका नेतृत्व करता है और हासी जो जाने वाले ऊँट होते हैं, दास होते हैं, उनके कारवां को लूट लेते हैं। किनके द्वारा? मलका जो मेव होते हैं उनके द्वारा लूट लिया जाता है और ये सब भई जो बलबन है वो सहन नहीं करता, और जब वो 1266 में गद्दी पर बैठता है बलबन, तो वो सबसे वो कौन-सी नीति अपनाता है? लौह व रक्त की नीति अपनाता है। लौह रक्त की नीति क्या होती है कि भई ढूँढो और मारो, वो जंगलों से मेवों को ढूँढा जाता है और कत्लेआम मचा दिया जाता है और बहुत ज़्यादा मेवों को मार दिया जाता है बलबन के द्वारा। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। दिल्ली की गद्दी पर 1266 में बैठता है और अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे, जिन्हें हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को फ़ारसी के कवि थे अमीर खुसरो। ये बलबन के दरबारी कवि थे। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक रहे थे अमीर खुसरो। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था। तबले का आविष्कार किसने किया था भई? अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। मेवातियों का दमन के लिए रो रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, कत्लेआम मचा दिया था। इन्होंने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला भी बनवाया था। फिर बलबन का जो उत्तराधिकारी होता है उसे मारता है, कौन मारता है? जलालुद्दीन खिलजी मारता है और गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है भई? जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। और जो जलालुद्दीन खिलजी था, वो पहले कहाँ का इक़्तेदार था? कैथल का इक़्तेदार था।
ठीक है भाई। और एक बात और ध्यान रखिए, जो 40 सरदारों का गुट था, वो तुर्कान ए चहलगामी, उसे समाप्त कौन करता है? उसे कौन समाप्त करता है भाई? बलबन करता है। ठीक है भाई। 40 सरदारों के गुट को कौन समाप्त करता है? बलबन समाप्त करता है। आगे देखते हैं। खिलजी वंश आया, तो खिलजी वंश का इतना कुछ हस्तक्षेप नहीं था हरियाणा में, तो खिलजी वंश को हम इतना नहीं पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश आता है, कब आता है? 1320 में तुगलक वंश आता है, जिसमें सिरसा का युद्ध होता है। जो खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान होता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह, उसके साथ युद्ध होता है। दीपालपुर का गवर्नर, दीपालपुर कहाँ है? पंजाब में। दीपालपुर का गवर्नर होता है गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक उसका नाम होता है, लेकिन गद्दी पर बैठता है जब अपना नाम रखता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। उसके साथ सिरसा का युद्ध होता है, जिसमें भाई ये मारा जाता है, और गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है? गयासुद्दीन तुगलक। 5 सितंबर को युद्ध होता है, और 8 सितंबर को भाई गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक। किस नाम से? तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले नहरों और कुओं का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों व कुओं का निर्माण करवाया था। लेकिन पूछा जाए सबसे अधिक किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो उसका हरियाणा में इतना कुछ वो नहीं था। जो सबसे ज्यादा मेन था वो तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक 25 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और 25 से 51 तक रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तक 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, और 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, और 1351 में फिरोज शाह तुगलक है वो गद्दी पर बैठते हैं। अगस्त 1351 में उसका राज्याभिषेक होता है, और फिरोज शाह तुगलक है वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले मुस्लिम शासक बनते हैं। कौन? फिरोज शाह तुगलक। भाई जजिया कर क्या था, किसने स्टार्ट किया, किसने समाप्त किया, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उन्होंने 300 से भी अधिक नगर बसाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद 1351 में बसाया था भैया, अपने बेटे फतेह खां की याद में। हिसार में अपना ये किला बनाया था, हिसार ए फिरोजा के नाम से, जिसके और फिर बाद में वो शहर बन गया, कि उसके आसपास की जो जगह है वो हिसार के नाम से वो बस गई थी। 1354 में बनाया था। इसके 4 गेट है, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। जो किला बनवाया था उसके 4 गेट थे। हरनी-खेड़ा बसाया था जो सिरसा में है। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर। जौनपुर अपने भाई जोना खां के नाम पर बसाया था। जोना खां कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका नाम क्या था? जोना खां। उसके नाम पर कौन सा शहर बसाया था? जौनपुर शहर बसाया था। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी लिखी थी? फतुहात ए फिरोज शाही, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। गोहाना के मंदिरों को भी फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया था। क्या था कि वो गोहाना के जो लोग थे, हिंदू थे, उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया था। तो गोहाना के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के मंदिरों को तुड़वा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। जो टोपरा अभिलेख है, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख, उसे दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। लाट की मस्जिद हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। गुजरी महल था, गुजरी महल वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 40 हाफिज का मकबरा जो हिसार में है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके बाद जब तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, उस टाइम आता है 1398 में तैमूर। तैमूर हरियाणा पर सबसे भयंकर आक्रमण करता है, और वो इतिहास का सबसे भयंकर आक्रमण होता है तैमूर के द्वारा। और ये भटनेर जो राजस्थान का हनुमानगढ़ है वर्तमान, वहां से प्रवेश करता है, घग्गर नदी के साथ साथ होते हुए हरियाणा में आता है, और सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, असंध और पानीपत होते हुए 16-17 दिसंबर 1398 को वो दिल्ली पहुंचता है। वहां उसका सामना किससे होता है? नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से होता है। ये भागने में कामयाब हो जाता है, और कौन आ जाता है भाई? तैमूर का शासन आ जाता है। तैमूर वहां पर अपने वजीर को छोड़ के जाता है, और वो वजीर है वो कौन सा वंश बैठाता है? सैयद वंश को की स्थापना करता है। इन सब का वर्णन है वो तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तिमिरुई में किया है। ठीक है, इन सब का वर्णन की मैंने कहाँ का पर आक्रमण किया था।
फिर सैयद वंश आता है। तैमूर वंश का जो सेनापति या वजीर होता है, तैमूर का जो वजीर व सेनापति होता है खिरज खां, जो भाई किसकी, सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश का इतना कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है हरियाणा में। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश है वो 1451 में बैठता है लोधी। 19 अप्रैल तो 1451 में लोधी है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, बहलोल लोधी। ठीक है, ये दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बहलोल लोधी था ना वो अफगानी था। मुस्लिम तो ये भी था, लेकिन ये अफगानी मुस्लिम था। बाकी थे वो तुर्की थे। अभी तक जो आए ना वो तुर्की मुसलमान थे, ठीक है, और ये अफगानी आया था। तो पहले अफगानी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, इसके टाइम में जो प्रांत इकते थे वो किस किस के पास पास थे? तो जो हिसार का मुक्तिक था, जो इकता था ना, इकता का जो प्रधान होता था उसे मुक्ति कहा जाता था। ठीक है भाई, तो निजाम खां ये इसका बेटा था। किसका बेटा था? बहलोल लोधी का बेटा था निजाम खां, जो सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो वो उस टाइम किसका इक्तेदार था? हिसार का इक्तेदार था। नारनौल किसके पास था? इब्राहिम सूरी, जो शेरशाह सूरी के दादा थे उसके पास नारनौल था। पानीपत दरिया सिंह के पास था। शाहबाद उमर खां के पास था। जज्जर उस्मान के पास था। और मेवात किसके पास था? हसन खां मेवाती के पास था। हसन खां मेवाती बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के हिसाब से, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में मुगल काल, उसमें आएगा हसन खां मेवाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मेवात से कौन था? हसन खां मेवाती। ये जो इकते थे ये इनके पास थे बहलोल लोधी के समय में। फिर बहलोल लोधी की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर आता है सिकंदर लोधी। जो निजाम खां था वो सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1489 में बैठता है और 1517 तक रहता है। इसके टाइम में कलायत व जींद के विद्रोह होते हैं। बहुत ही कट्टर व्यक्ति था भाई ये ज्वालामुखी का जो मंदिर था माता का, उसकी मूर्ति को तुड़वा देता है और कसाईयों को उस टुकड़ों को भाई मांस तोलने के लिए देता है। ये महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। इसके द्वारा भाई एक भूमि नापने का भाई पैमाना तय बनाया जाता है गजे सिकंदरी के नाम से। इसके टाइम में कलायत और जींद के विद्रोह होते हैं। फिर 1517 में आता है इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान होता है। ठीक है, जिसके बीच बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोधी हारता है, बाबर जीतता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान होता है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। इससे पहले कोई भी युद्ध भूमि में मारा नहीं गया था और युद्ध भूमि में ही इसका मकबरा बना दिया जाता है। ठीक है भाई, जो दौलत खां लोधी और आलम शाह होते हैं उसके द्वारा बाबर को भारत बुलाया जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब हम मुगल काल को पढ़ेंगे। उसमें बिल्कुल डिटेल में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसको हम पढ़ेंगे। ये हमने आज पढ़ा हरियाणा में दिल्ली सल्तनत काल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।